तो आइए शुभ समाचार की शुभ शुरुआत समंदर की लहरों पर नारी शक्ति के साथ करेंगे। आज गोवा नारी शक्ति का गवाह बनने जा रहा है। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने समंदर की लहरों पर इतिहास रच दिया। दोनों ने 8 महीनों में समंदर की लहरों पर दुनिया की परिक्रमा को पूरा कर लिया। देश की ये दोनों बेटियां गोवा के मोरमुगांव एयरपोर्ट पहुंची और बेटियों को सम्मान देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस खास मौके पर गोवा पहुंच रहे हैं। उनकी मौजूदगी में फ्लैग इन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा और इन दोनों जाबाज नौसैनिकों अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। तमाम तस्वीरें देखिए, कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सफ़र, लेकिन आखिरकार पूरा विश्व का सफ़र करके वापस लौट आई हिंदुस्तान की बेटियां। एक नाव, 2 सवार और 50,000 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा। ये कहानी है भारत की 2 जाबाज बेटियों की, जिन्होंने अपने जोश और जज्बे से समंदर की लहरों को मात देकर इतिहास रच दिया है। भारतीय नौसेना की अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनान ने अपने साहस और पराक्रम से दुनिया फतेह कर ली है। 8 महीने में दुनिया का चक्कर लगाकर ये दोनों जाबाज आज अपने देश लौट रही हैं। On this occasion, we are doing a small line crossing ceremony by offering some sweets to Lord Varuna and pray for his blessings. भारी बारिश, तूफानी हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें, विपरीत परिस्थितियों में की गई इस यात्रा में बेरहम मौसम कदम कदम पर इन दोनों वीरांगनाओं का इम्तिहान ले रहा था, लेकिन इनके हौसले और हिम्मत को डिगा नहीं पाया। हर मुश्किल, हर बाधा को इन्होंने चेहरे पर बिना किसी शिकन के मुस्कुराते हुए पार किया। इन दोनों वीरांगनाओं का ये समुद्री अभियान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय नौसेना अधिकारियों ने सेलिंग बोट से पहली बार दुनिया की परिक्रमा की। ये यात्रा इसलिए भी चुनौतियों से भरी रही क्योंकि इस यात्रा के दौरान आईएनएस तारनी सिर्फ हवा की मदद से चल रही थी। इस दौरान किसी इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया, न किसी ऑटोमेटिक नेविगेशन का। हर दिशा और हर गति पर नियंत्रण सिर्फ इन दोनों अधिकारियों के हाथों में था। लहरों से टकराने की इनकी यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू हुई थी, जिसे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रवाना किया था। इस यात्रा के दौरान दोनों महिला अधिकारियों ने आईएनएस तारनी से 25,400 नॉटिकल मील यानी करीब 50,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान इन्होंने 4 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 3 महाकेप्स, केप ऑफ गुड होप, केप हॉर्न, केप ल्यूविन को पार करते हुए दुनिया के कठिनतम समुद्री मार्गों को चुनौती दी। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनान ने ऑस्ट्रेलिया के फ्लेमेंटल, न्यूजीलैंड के लिटिलटन, फोकलैंड द्वीप की राजधानी पोर्ट स्टेनली और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन बंदरगाहों पर रुककर अपनी जल यात्रा पूरी की। केपटाउन इनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव रहा और अब गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर इनकी यात्रा खत्म हो रही है, जहां से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। नौसेना के मुताबिक 8 महीने के इस दुर्गम यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के की जोड़ी ने शांत से लेकर गंभीर मौसम की परिस्थिति का सामना बड़ी दिलेरी से किया। इन दोनों जाबाज नौसेना अधिकारियों का ये सफर नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा चरण था। इससे पहले 2022 में नाविका सागर परिक्रमा के पहले चरण में इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने समंदर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने तब आईएनएस तारनी से गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। वापसी की यात्रा पूरी करने पर इन्होंने करीब 18,000 नॉटिकल माइल्स का सफर पूरा किया था। नाविका सागर के पहले चरण ने इनके दूसरे चरण का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि नाविका सागर परिक्रमा अभियान का ये दूसरा चरण न सिर्फ ज्यादा लंबा और कठिन था, बल्कि ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन साहस और धैर्य की मिसाल इस नारी शक्ति ने आखिरकार लहरों को चीरते हुए इस रोमांच और चुनौतीपूर्ण मुकाम को हासिल कर ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको वो रूट दिखाते हैं। देखिए कैसे लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने समंदर की लहरों पर इतिहास रच दिया। ये सफर गोवा से पिछले साल 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस मिशन का पहला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया का फ्रेमेंटल था, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है।
इसके बाद INSV तारिणी पर सवार रूपा ए और दल्ला की दिलेर जोड़ी का दूसरा पड़ाव न्यूजीलैंड का लिटिल टन इस यात्रा का रहा। ये द्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिणी भाग में मौजूद है। इसके बाद दल्ला रूपा की बेजोड़ जोड़ी यूके के पोर्ट स्टेनली पहुंची। यहाँ के फॉकलैंड द्वीप पर इस जोड़ी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन इस रोमांचक यात्रा का चौथा पड़ाव रहा और केप टाउन गुड होप पार करते हुए आज फिर नाविका सागर परिक्रमा 2 का गोवा में समापन हो रहा है। तो किस तरह से इन्होंने अपना जो ये रूट है वो तय किया, वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ला ने समंदर की लहरों पर एक अलग ही इतिहास रच दिया। नारी शक्ति की उन्होंने मिसाल पेश की है और ये सफर गोवा से पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। इस मिशन का पहला पड़ाव जो है वो ऑस्ट्रेलिया था। लंबा ये सफर रहा है और 50,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। पूरे विश्व में एक तरीके से कह सकते हैं तो एक चक्कर लगाया है गीतिका। तो इस मिशन का पड़ाव की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का फ्रीमेटल था। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर यह स्थित है। बिल्कुल, देखिए सीधे अब हम रुक करेंगे। मेहमान खास हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कितनी बड़ी चुनौती रही अब ये। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गोवा से जुड़े हुए हैं रितेश और मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपेश। तो देखिए सबसे पहले हम रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह जी आपके पास आना चाहते हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ये सफ़र रहा। क्योंकि देखिए जैसा कि हमने अभी एक पूरी रिपोर्ट दिखाई कि ना सिर्फ ऑटोमेटिक इंजन उनके पास था, एक अगर कहा जाए तो सही मायनों में नारी शक्ति का ये मिसाल इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी 35 साल की सर्विस के अंदर जो मैंने समुंदर पे गुजारी है, मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने काम किया है कि एक सेलिंग शिप के ऊपर या सेलिंग बोट के ऊपर जाकर जिसमें इंजन नहीं होता इतना बड़ा सफ़र करना 50,000 किलोमीटर का, ये एक गट्स एंड गम्पशन की बात है। ये कोई आम सेलर भी नहीं कर सकता। और हमने देखा है समुंदर के अंदर कैसे लहरें उठती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो, जो कि जैसे जैसे कहते हैं ना समुंदर के अंदर स्टॉर्म्स आते हैं जहाँ सी रफ होता है तो क्या हालत होती है। वो चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ कि ये एक इन्होंने इतिहास रचा है हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि पहली दफ़ा 2 नारियां जिन्होंने इतना लंबा सफर किया है काम करके, हमने देखा है कि पश्चिमी देशों से जो लोग हैं या सेलर्स हैं या उनकी महिलाएं हैं वो ऐसे पहले एक्सपीडिशंस करती थी। मगर अब मैं समझता हूं कि सारी दुनिया के अंदर, खास करके पश्चिमी देशों के अंदर, यूरोपियन देशों के अंदर, अमेरिका के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हमारी नारी शक्ति और नारियों की छवि बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुकी है और इन्होंने ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और ये मैं एक बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट समझता हूँ, क्योंकि आप तो शायद ये इमेजिन ना कर पाए जिस जिस जगह पे ये गई हैं। जैसे आपकी रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो केप हॉर्न और उसके बाद नीचे वो जो जब जाती हैं अंटार्कटिका की तरफ, वहाँ पे हमें 3 बहुत ही बड़ी मुश्किलें आती हैं। एक तो कहा जाता है कि जब हम अर्थ के ज़मीन के 40 डिग्री लैटीट्यूड को पार करते हैं और 50 तक जाते हैं, उस सारे एरिया को अराउंड द ग्लोब, जो ये लैटीट्यूड साउथ है, इसको रोरिंग 40s कहा जाता है। कि यहाँ के अंदर जो शिप है वो जब बोट है वो बहुत ऊपर उछलती है, बहुत टर्बुलेंट हो जाती है, उसको संभालना बहुत ही एक हुनर का काम है। उसके बाद फ्यूरियस 60s फ्यूरियस 50s कहा जाता है, जो कि फिर उसके बाद जो विंड्स होती हैं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, शिप्स बहुत ज़्यादा रोल पिच करते हैं और मैं समझता हूं कि समुंदर में हालत खराब हो जाती है लोगों की।
और इन्होंने दो बेटियों ने जिस तरीके से ये अपना जोश, अपने गट्स को दर्शाया है, ये मैं समझता हूँ मैं इतिहास के अंदर एक नया चैप्टर लिखने वाली बात है। ऐसा बहुत ही मैं समझता हूँ एक बड़ा काम किया है इन्होंने हमारी देश की मैरीटाइम हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि पहले हमने अगर हम इतिहास के जो सफ़े उनको देखें तो कोई आपको कोई वुमेन जो है, कोई लेडी या कोई नारी सेलर नहीं आपको कहीं दिखाई देगी। ये सिर्फ इन दो बिल्कुल बेटियों सर। ने और देखिए गोवा से हमारे साथ रितेश भी जुड़े हुए हैं। रितेश, आपके पास आ रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं? 4 महाद्वीप 3 महासागर को पार करना बहुत बड़ी बात है, जैसा कि भी सर हमें लगातार बता रहे थे। किस प्रकार की तैयारियां? रक्षा मंत्री खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। करीब 4 बजे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा पहुंच रहे हैं और वो INS वितरणी के तौर पर दिलना, विंग कमांडर दिलना और रूपा जो आज मोरमागोवा पोर्ट पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत के लिए वो खुद पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर बता दें कि साउथ इंडिया में पूरी तरह से मानसून ने दस्तक दिया है, घने बादल है और इसमें उनकी करीबन 8 महीने का जो सफर है आज पूरा होने वाला है। साउथ गोवा के मोरमागोवा पोर्ट ट्रस्ट पे वो आज पहुंचने वाले हैं और खुद उनको रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके स्वागत के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। करीबन 4 से 5 बजे के दौरान INS वितरणी गोवा पहुंच रही है। विंग कमांडर रूपा और दिलना गोवा पहुंच रहे। करीबन उनका जो सफर था वो 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हो गया था और इन सफर के दौरान उन्होंने करीबन 50,000 किलोमीटर का जो सफर है वो तय किया है। और चलिए रुक करते हैं दीपेश का। दीपेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दीपेश, मुंबई को घर माना जाता है नेवी का, तो वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि आज जो दोनों ये नारी शक्ति की मिसाल पेश करती है, हमारे साथ इतिहास जिन्होंने रच दिया है, उस तरह से जिस तरह से गोवा में उनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो मुंबई में किस तरह की तैयारी है? मुंबई में कितना जोश है इसे लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ नेवी या सिर्फ जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए ये गौरव का क्षण नहीं, पूरे भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। इसीलिए मुंबई में भी जो है डिफेंस फोर्सेस हों, आर्म फोर्सेस हों, उनकी तरफ से जो है वो इंटरनल जो है इसके लिए तैयारियां की गई हैं। इसके लिए हालांकि कोई मीडिया इनवाइट नहीं है, लेकिन जो नेवी के अधिकारी हैं, जब उनसे हम बात कर रहे हैं, जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, जब उनसे हम बात कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर कि 8 महीने के इतने लंबे सफ़र के बाद, तय करने के बाद जो सुरक्षित वापस लौटी हैं दोनों अधिकारी महिलाएं, इसको लेकर काफ़ी खुशी है। एक तरीके से ये स्पष्ट संदेश है कि भारत नारी शक्ति को लेकर कितना सशक्त होता जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 25,400 नॉटिकल माइल्स का ये सफ़र था, यानी लगभग 50,000 किलोमीटर का सफ़र 8 महीनों में तय किया। ये कोई आम सफ़र नहीं था। इस बीच में इन अधिकारियों ने 3 बड़े साइक्लोन झेले। समुंदर की तेज़ लहरें, तेज़ हवाएं, जो मौसम के बदलाव थे उसके थपेड़े से हैं। यानी कि बहुत मुश्किल भरा सफ़र था और इतने मुश्किल भरे सफ़र को इतनी सहजता से पार कर पाना, ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी का जश्न आज सिर्फ डिफेंस फोर्सेस ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष आज मना रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक बार फिर से चलते हैं जीजे सिंह के पास। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जब इस प्रकार के चैलेंजेस हाथ में लिए जाते हैं। कि आप खुद बता रहे हैं कि देखिए ये वो लहरें हैं जो हमें डराती हैं और हमारी बेटियां इनको डरा कर आ गई वापस। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपकी जो फिजिक है, जो आपकी जिसे कहते हैं कि शारीरिक तौर से और मानसिकता तौर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। इसमें बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है और इन दोनों चीज़ों को, मानसिकता, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को जोड़ने के साथ आपको सेलिंग का हुनर होना चाहिए। वो हुनर जिसके अंदर जजमेंट, क्योंकि जब आप समुंदर के ऊपर होते हैं तो आपकी इंजन तो नहीं होता। इंजन जो होता है, जैसे हम शिप्स के ऊपर अपने इंजन की पावर के साथ उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं,
मगर यहाँ पे तो सिर्फ सेल्स होती हैं, और सेल्स को हवा से भरना पड़ता है, क्योंकि विंड की ऐसी डायरेक्शन ली जाती है ताकि वो विंड जो है, हवा है, वो सेल के अंदर आ जाए और उसको खींच के लेके जाए। जैसे पहले जमाने में कोलंबस का नाम सुना होगा आपने, वास्को डे गामा थे, ये बड़े बड़े जो उस टाइम के सेलर थे, वैसे उनको समझ थी, हुनर था, वो हुनर डेवलप करना पड़ता है सेलिंग के अंदर। और साथ में कैसे उसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपने अगर शिप समुद्र के ऊपर किसी डायरेक्शन में जाना है, खास करके फॉर एग्जांपल उन्होंने इतना बड़ा समुद्र जहां 500 नॉटिकल, हजारों किलोमीटर, कोई आइलैंड नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब आपने गोवा की तरफ आना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उस बोट की डायरेक्शन को गोवा की तरफ रखना, ये एक बहुत बड़ी कला की बात है। ये आम आदमी नहीं कर सकते, आम जो सेलर वो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सर, इंटरप्ट करूंगी आपको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानना चाहते हैं वो ये कि जब ऐसे हम किसी मिशन पे जाते हैं या हम जब सेल करते हैं, तो क्या हमारे साथ कोई टेक्निकल टीम भी होती है जो साथ में रहती है, ताकि अगर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन हो उससे हम बच सकें? क्योंकि आसान नहीं है, जैसा कि आपने बताया आपका भी 35 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और जब हम पूरे समुद्र में होते हैं तो अलग तरह की स्लगिशनेस होती है, क्योंकि पानी को लगातार आप देखते रहना, डिजीजेस हमें हो जाती हैं, इन्फेक्शन हमें हो जाते हैं, और साथ ही साथ टेक्निकल टीम का होना भी बहुत जरूरी ताकि वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो सेलिंग होती है, देखो टेक्निकल तो सर कोई टेक्निकल चीज हो, इंजन हो, इंजन तो होता नहीं है, जो होता तो बहुत छोटा सा होता है उसको स्टीयरिंग के लिए। जो टेक्निकल ग्लिच आ सकता है वो सिर्फ नेविगेशन के अंदर आ सकता है, क्योंकि इनको जीपीएस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और थोड़ा नेविगेशन सिस्टम, ये जो आज की टेक्नोलॉजी की एडवांस बातें हैं विदाउट इंजन, वो जो हैं उनकी भी ट्रेनिंग एलिमेंट्री देनी पड़ती है, बताना पड़ता है, मगर इनका संपर्क रहता है शोर के साथ कि कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट आ जाए, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन में। तो सर इनके साथ क्या कोई टेक्निकल टीम थी या सिर्फ दोनों? जी नहीं। और एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल सर, इस प्रकार के जो ट्रेनिंग है और उसके बाद पूरा विश्व जो हमने नापा, अब कैसे ये हमको काम आएगा? जैसे पहले हमने तमाम जब युद्ध लड़े उसमें भी इंडियन नेवी का जो रोल रहा है पूरा विश्व जानता है, लेकिन अब किन परिस्थितियों में बहुत कारगर हो सकते हैं इस प्रकार के अभ्यास? देखिए, ये जो दोनों बेटियां हैं, इनका एक तो जैसे शिप हैंडलिंग कही जाती है, हम उसको शिप हैंडलिंग कहते हैं, उसके अंदर इसके एक्सपीरियंस का योगदान हो सकता है, उसको यूज कर सकती हैं। मगर अब अगर हम देखें वॉर के अंदर या कोई ऑपरेशन के अंदर, तो इनका कोई हमें नहीं, मगर ये एक किस्म का रोल जो होता, मॉडल होता है, सिंबल होता है, ये शो करता है कि हमारा, जिसे कहते हैं ना कि समुंदर की वेव्स के ऊपर कंट्रोल है, हमारा समुंदर शक्ति के जो है, सी पावर की तरह, एक ब्लू वाटर नेवी की तरह एक जो हमारा रीजन है, उसके अंदर हमारा अभी एक नाम हो चुका है। क्योंकि ये जो सिर्फ वही लोग करते हैं जो नेवी के साथ जुड़े होते हैं, जो फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो बहुत सख्त होती है। मगर ऑपरेशंस जहाँ कोई वॉर सिचुएशन के अंदर तो मैं इसका अंदर कोई रोल नहीं देखता। हाँ, शिप हैंडलिंग के अंदर, शिप को मनूवर करने में, जहाँ शिप को जिसे कहते हैं रोलिंग पिचिंग, जब बहुत तूफान आ जाए समुद्र के ऊपर, उसको कंट्रोल करने में ऐसी स्किल्स का जरूर फायदा होता है। देश भर के 15 राज्यों में मॉनसून की दस्तक जो है दे चुका है, वहां जमकर बारिश हो रही है, जबकि कई राज्यों में प्री मॉनसून की बारिश का दौर जारी है। इस वक्त देश में एक साथ मौसम के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मई महीने में बर्फबारी हो रही है, ऊंची ऊंची चोटियां चांदी सी चमकती नजर आ रही हैं, जबकि कांगड़ा में आसमान से ओले बरस रहे हैं। आसमान से गिरते ओलों से जमीन सफेद हो गई है। मौसम के बदले मिजाज सैलानियों को खूब पसंद आ रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं।
तो देखिए किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल कर रख दिया है, चाहे वो तस्वीर हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो या फिर कश्मीर की। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में जबरदस्त बरसात हो रही है। यहाँ पर देखिए कांगड़ा वैली में भी जमकर बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके चलते तापमान में भी काफी कमी देखने को मिली है। मौसम के इस बदलाव में पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, साथ ही साथ घूमने फिरने के शौकीनों को भी आनंद आ रहा है, लुत्फ उठा रहे हैं इस मौसम की। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ओलावृष्टि हुई, सड़कों पर देखिए किस प्रकार से ओलावृष्टि हुई और ऐसे में टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है, तापमान में गिरावट आई है। गर्मी से, प्रचंड गर्मी जो पड़ रही थी नौतपा के दिनों में, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी देखने को मिला, जहां कुल्लू की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। निचले इलाकों में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब वातावरण में ठंडक हो जाने से यहां पर्यटकों की आमद बढ़ जाएगी। स्थानीय लोग इसलिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो देखिए बर्फबारी से मानो पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार हो गया है और चांदी सी चमकती नजर आ रही हैं पहाड़ियां। दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ बर्फ और बर्फ ही दिखेगी और इससे जो स्थानीय लोग हैं उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई है, क्योंकि सैलानी जो हैं वो रुख करने लगे हैं पहाड़ों का। तो ताज़ा बर्फबारी से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है। और आइए अब इसी क्रम में देखिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से ये नज़ारा देखिए। कुदरत के इन नज़ारों को देखने के लिए अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें और बारामूला गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से वहाँ के जो लोकल कारोबारी हैं वो खुश हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के पर लग गए और उम्मीद जाहिर तौर पर यही की जा रही है कि अब फिर से वैसे ही पर्यटकों की आमद शुरू हो जाए। बोला जाता है कि जन्नत है कश्मीर, सही में ये जन्नत है, सभी को आना चाहिए। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है और बिल्कुल सेफ है। यहाँ आइए कश्मीर में, आप अपना कश्मीर की वादियों को निहारिए, जो आप अपनी खुली आंखों से कश्मीर को देख सकते हो वो आप ना वीडियो में देख पाएंगे ना कैमरे के जरिए देख पाएंगे। तो हम लोगों की स्पेशल अपील है कि आप लोग भी आइए और कश्मीर को गुलजार कीजिए। सब प्लेस आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, सब बढ़िया से फर्स्ट क्लास। लोग तो भरम कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल सा बढ़िया सा है, बिल्कुल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम सब लोग आए टूरिस्ट, यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत कश्मीर है, खूब घूमे, खूब एंजॉय करें। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं धार्मिक महोत्सव में। देश भर में आस्था और भक्ति की बहार बह रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें भारी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी आस्था और विश्वास की बयार बह रही है। भीषण गर्मी से राहत के लिए बाबा विश्वनाथ से कामना की जा रही है। भक्तों को नौतपा की चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने की कामना के साथ लीची, आम, खरबूजा जैसे फलों के साथ भगवान की विशिष्ट आराधना की जा रही है। यकीन है कि भक्तों की मुराद पूरी होगी और उन्हें गर्मी से राहत भी मिल सकेगी। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में भक्तों को इंतजार बस खत्म होने वाला है। 5 जून को राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा अभी से रामनगरी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या को एक बार फिर सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि इस बार प्रभु श्री राम माता सीता के साथ पधारने वाले हैं। और आइए आपको लेकर चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में, जहां पर देखिए मौसमी फलों से महादेव का अभिषेक विशेष तौर पर किया गया। भक्तों को नौतपा की चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने की कामना के साथ साथ लीची, आम, खरबूजे जैसे फलों के साथ साथ भगवान की विशिष्ट आराधना की जा रही है। यकीन है कि भक्तों की मुराद पूरी होगी और उन्हें गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। बाबा विश्वनाथ का मौसमी फलों से अभिषेक, नौतपा से भक्तों को निजात दिलाने की कामना। देश में वक्त से पहले मॉनसून दाखिल हो चुका है। केरल, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में बारिश लोगों को गर्मी से निजात दिला चुकी है, लेकिन कई इलाके अब भी नौतपा की भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं।
लिहाजा भक्तों को गर्मी से राहत दिलाने की कामना के साथ वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में मंत्रों के साथ महादेव का मौसमी फलों से अभिषेक किया गया। विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से गर्मी से शीतलता दिलाने वाले फल लीची, गुलाब, बेल, आमरस महादेव को अर्पित किए गए। साथ ही खस, गुलाब, मोगरा जैसे ग्रीष्मकालीन इत्र और फूल मालाएं भी अर्पित की गई। इस भाव से की गई पूजा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि प्रकृति और मन की संतुलन साधना भी है। सनातन आस्था में यकीन करने वालों का मानना है कि आराध्य को अर्पित सामग्री आराधक में भी प्रभाव पैदा करती है और उन्हें चिलचिलाती गर्मी से ठंडक मिल सकेगी। जीवों के आराध्य देव भगवान महादेव से जब हम प्रार्थना करते हैं तो आराध्य और आराधक का जो ऐक्य है वह सनातन धर्म के भक्ति पंथ की प्रमुखता है, जिसमें आराधक आराध्य से अपना ऐक्य स्थापित कर लेता है और यह मानता है कि आराध्य को जो हम अर्पित करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ हमारे धर्म में विभिन्न प्रकार की जो व्रत विशेष वस्तुएं हैं उन्हें भी अपने आराध्य को अर्पित करने की परंपरा रही है और उसी परंपरा के पालन में नौतपा के इस विशेष समय में लीची का जूस, बेल का जूस, आम रस और जो भी शीतल पदार्थ होते हैं, तरबूज, खरबूज का रस, ये सब चीजें आज नौतपा में निरंतर भगवान महादेव को अर्पित की जा रही हैं। इस दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और भगवान की इस विशेष आराधना में शामिल हुए। विश्वनाथ मंदिर में ये विशेष अभिषेक नौतपा की समाप्ति तक रोजाना किया जाएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर पर जो भी आता है बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का ऐसा संसार है जहां जाकर हर किसी एक की अनुभूति अलग ही तरीके से होती है। इसी अनुभूति के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी भी बाबा के दर पर पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ की विधिवत पूजा आरती की। इसके बाद आकाश अंबानी गंगा घाट भी गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा पूजन किया। इस दौरान आकाश पूरी तरह से भक्ति भाव में रमे हुए नजर आए। आस्था में लीन आकाश अंबानी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी पहुंचे और वहां पहुंचकर भी उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। और देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का भक्ति प्रवाह लगातार जारी है। इस साल अब तक 6.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करके आशीर्वाद ले चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद तीर्थयात्रियों का जो पहुंचना है वो लगातार जारी है। अब तक अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 4,35,000 से ज्यादा भक्त जो हैं बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम की यात्रा लगातार जारी है। चाहे मौसम कैसी भी हो, रास्ते की चुनौतियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, धाम में पहुंचने के लिए हर तीर्थयात्री लालायित है। हर कोई धाम पहुंचकर दर्शन पूजन का लाभ उठाना चाहता है। हिंदू धर्म में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड के इन 4 धामों का विशेष महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। चारों धामों में केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस साल अब तक 6,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम पहुंच चुके हैं। बुधवार 28 मई की बात करें तो यहाँ 25,128 श्रद्धालु पहुंचे। इनमें 16,143 पुरुष, 8,670 महिलाएं और 315 बच्चे शामिल थे। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बारिश के बावजूद यहाँ तीर्थयात्रियों का पहुंचना जारी है। चमोली और बद्रीनाथ धाम में मौसम का रुख बदला हुआ है। बारिश के साथ ही ठंड बढ़ गई है, पर श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग छाता और बरसाती लेकर धाम पहुंच रहे हैं। इस साल अब तक 4,35,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बुधवार 28 मई को यहाँ 18,935 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। मौसम विभाग ने पहाड़ों में 1 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। श्रद्धालुओं को जरूरी एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। 4 धाम यात्रियों को जूते, जैकेट और ऊनी कपड़े साथ रखने की सलाह दी गई है। तेज बारिश और खराब मौसम में यात्रा नहीं करने के लिए कहा गया है।
बारिश के दौरान नदी नालों के पास जाना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए यात्रियों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। उधर सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक श्री हेमकुंड साहिब में भी तीर्थ यात्रियों का तांता लगा हुआ है। इस साल कपाट खुलने के बाद से अब तक 9,174 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। कड़ाके की ठंड और मौसम की दुश्वारियों के बीच 28 मई को यहाँ 1,484 तीर्थ यात्री पहुँचे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। हर साल 5 से 6 महीनों के लिए ये गुरुद्वारा खुला रहता है, आमतौर पर मई से अक्टूबर तक। अक्टूबर में सर्दियों के मौसम में ये बंद हो जाएगा। इस दौरान ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है और तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ आना असंभव हो जाता है। लेकिन फिलहाल 5 से 6 महीने तक ये धाम श्रद्धालुओं से गुलजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।